गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत के राज्य। और दक्षिण भारत में दो प्रमुख राज्य हैं, एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अपन ने पार्ट बी दो पार्ट में उसे डिटेल में पढ़ा कि कैसे उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई और फिर कंटिन्यू जो है 1336 से लेकर 1565 तक नहीं, 1570 तक तो तुलु वंश का शासन था और उसके बाद में आरवीडु वंश का, उसके बाद में आरवीडु वंश का, और लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। 1650 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। 1336 से लगभग 1650 ईस्वी तक जो है विजयनगर साम्राज्य रहा। दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू राज्य जिसे बोलते हैं, दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू राज्य। क्या भाषा थी इनकी? तेलुगु। कहां पे थे? कर्नाटक। कहां पे? कर्नाटक। विजयनगर का अर्थ क्या बताया? जीत का शहर। श्रीनाथ एक कवि पढ़े अपन ने जो देवराय प्रथम के दरबार में थे, और किस भाषा के थे ये? तेलुगु भाषा के। विजयनगर का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय, कौन सी रचना है उसकी? अमुक्तमाल्य जामवती कल्याण। इनका एक अष्टदिग्गज में से एक कवि था पेंडा, और एक कलाकार था तानसेन, तेनालीराम रामकृष्ण, जिसकी तानसेन से तुलना की जाती है। दक्षिण भारत का तानसेन भी इसे कहा जाता है। अपन ने पढ़ा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध ये किसके बीच में? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में। दोनों राज्यों के बीच में जो विभाजन करने वाली नदी है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी साम्राज्य और कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य। कल अपन ने मैप में भी पढ़ा था कि कृष्णा और तुंगभद्रा, इन दोनों नदियों के बीच में एक उपजाऊ भाग था जिसे दोआब कहते थे। और चूंकि दोनों राज्यों के बीच में भी था तो दोनों इस पर अधिकार करना चाहते थे, तो इसलिए इनके बीच में विवाद। हम दोनों राज्यों की बात करें, चाहे विजयनगर की बात करें या फिर बहमनी साम्राज्य की बात करें, दोनों साम्राज्यों का जो उदय हुआ है वो दिल्ली सल्तनत के बादशाह या सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्थापना से। पहले भी पढ़ चुके हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347। नाम है हसन गंगू उर्फ जफर खान। एक नाम इसका ये भी मिलता है, जफर खान। दो नाम इसके, हसन गंगू या जफर खान। हसन गंगू या जफर खान। और इसने अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि के साथ में यहाँ का शासक बना। कौन सी उपाधि धारण की उसने? अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान MBT मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इस्माइल
खान को इस्माइल खान को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया, दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन अपनी अयोग्यता एवं अधिक उम्र होने के कारण हसन खान के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। हसन खान के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। तो ये जो इस्माइल खान है या इस्माइल मुख है, ये अफगान था और एमबीडी ने इसे यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया दक्कन का। लेकिन एक तो उससे बन नहीं रहा था, अयोग्य था वो और जानता था इस बात को, और साथ ही उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी। इसलिए उसने हसन खान मीन्स हसन गंगू मीन्स जफर खान मीन्स अलाउद्दीन बहमन शाह, इसके पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। और 3 अगस्त 1347 को 3 अगस्त 1347 को अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि के साथ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। राजधानी क्या थी उनकी? राजधानी गुलबर्गा। और नाम क्या रखा इसका? एहसानाबाद। इसने गुलबर्गी पहले कहते थे, लेकिन जब इसने राजधानी बनाया तो क्या नाम रखा? एहसानाबाद। नाम से ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एहसान कर दिया, क्योंकि उनके पक्ष में किसी ने दिया था। अभी तक तो अपन ने ऐसा नहीं पढ़ा कि कोई किसी के पक्ष में सिंहासन छोड़ के जा रहा हो कि चल भाई तेरी इच्छा है तो तू ही शासन कर दे। लड़ाई, युद्ध, झगड़ा, मार पीट ये हुआ, लेकिन इसने उसके पक्ष में छोड़ दिया। इसने क्या नाम रखा उसका? एहसानाबाद। अब हम बात करते हैं इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था। बहमन शाह ने प्रशासन के दृष्टिकोण से अपने राज्य को 4 तरफ का मतलब होता है राज्य, 4 राज्यों में विभाजित किया था। और 4 राज्य थे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। कितने भागों में विभक्त किया? 4 भागों में विभक्त किया। तो 4 तरफ यह राज्य गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ये 4 पार्ट में इसे विभक्त कर दिया। क्लियर हो गया क्या? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर। ये क्वेश्चन बनता है 4 पार्ट में किसने विभक्त किया, ये अलग है। अरे 4 भागों में स्वतंत्र कब हुआ, ये अलग। ये तो अपनी प्रशासनिक कुशलता के लिए किया, स्वेच्छा से किया। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होंगे, ये जो सूबेदार है यहाँ के, ये खुद ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। अंतिम क्वेश्चन अपना वही होगा कि कैसे स्वतंत्र घोषित किया। क्या भाषा क्या थी इनकी? गुड। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने जल्दी और इतना सही जवाब मिल जाएगा। मुझे लगा दक्षिण में है तो उधर कुछ अलग भाषा बताएंगे। आपको पता था? नहीं, आपको प्रिया नहीं पता। अब देखो कर्नाटक में क्या है? विजयनगर। और ये महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र में है तो भाषा कौन सी होगी? मराठी होगी। अब समझ में? अब तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, इतना से यदि एरिया देख लिया अपन ने, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में थे तो मराठी भाषा बोलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का नाम कहीं स्वर्ग से नहीं आया है, पर भाषा के आधार पर रखा है कि मराठी भाषा बोलते हैं इसलिए उसका नाम महाराष्ट्र का है, सीधा सा है। गुजरात में गुजराती भाषा बोलते हैं गुजरात, पंजाब में पंजाबी भाषा बोलते हैं पंजाब, बिहार बिहारी भाषा बोलते हैं बिहार। ये राज्यों के नाम जो रखे हैं वो भाषा के आधार पर गठित हुए। 1953 फजल अली आयोग और 1956 में उनकी रिपोर्ट, और उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया है, और किस आधार पर? भाषा के आधार पर। बात एकदम क्लियर है। तो ये मराठी भाषी क्षेत्र, मराठी भाषा यहाँ के लोग जानते हैं। फिर ताजुद्दीन फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह। एक और क्वेश्चन, ये पहला शासक था जिसने जो यहाँ के ब्राह्मण थे या हिंदू थे, गैर मुस्लिम लोगों से जजिया लेना बंद कर दिया। बाकी देखो जजिया तो लेते ही थे, है? फिर किसी ने ब्राह्मणों से लिया, किसी ने नहीं लिया, इसको अपन पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसने जजिया से पूर्ण रूप से छूट दे दी। मतलब जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, ये इसने पूर्ण रूप से छूट दे दी थी, बंद कर दिया था। कुल मिला के इसमें जो है 18 शासक है, काय में? बहमनी साम्राज्य में। वंश नहीं है यहाँ पर, शासक है। कितने? 18। अब 18 में ऐसे भी है तू चल में आया वाली। क्या मतलब होता है तू चल में आया? कविता में शासकों के नाम है तू, चल, मैं, आया, ऐसे नाम तो हो नहीं सकते। नहीं सर, हाँ। वो आपने ट्रिक बताया मैंने। ट्रिक नहीं बताया मैंने, ट्रिक नहीं बताया, एक कहावत बताई मैंने। तू चल में आया मतलब इतनी जल्दी में थे कि कोई 3 महीने शासन कर रहा है, कोई 4 महीने शासन कर रहा है, कोई उनको हटा देते थे बार बार या छोड़ देते थे। तो ऐसे शासकों के बारे में कोई उपलब्धि नहीं है तो उसको क्यों पढ़ेंगे हम? अब इतने फ्री तो अपन भी नहीं है ना कि कुछ किया नहीं और हम तुम्हारा जन्मदिन, मृत्यु दिन, शोक दिवस मनाते रहे, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। तो इसके बाद में महत्वपूर्ण शासक कौन है? ताजुद्दीन फिरोज शाह। इनके बीच में थोड़ी सी एक लाइन लिख लेंगे अपन। इस जो हसन गंगू के बाद मोहम्मद शाह प्रथम, मुजाहिद शाह, व मोहम्मद शाह द्वितीय आदि शासक हुए। कौन कौन से? मोहम्मद शाह प्रथम, मुजाहिद शाह और मोहम्मद शाह द्वितीय आदि शासक हुए। इन शासकों का इन शासकों का विजयनगर साम्राज्य से विवाद होते रहे। अब एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है इस बीच में, लेकिन अब हम यहां नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसे अपने उधर पढ़ लिया। बुक्का प्रथम के समय में और मोहम्मद शाह प्रथम के समय में एक युद्ध हुआ था, और जिसमें दोनों पक्षों द्वारा बारूद का उपयोग किया गया था। ये पढ़ लिया ना अपन ने, ये पढ़ लिया है, तो उसे हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अब महत्वपूर्ण शासक हम इसकी चर्चा करते हैं। ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422, इसका शासनकाल 1397 से 1422, 1397 से 1422। ताजुद्दीन फिरोज शाह।
विजयनगर को लेकर देवराय प्रथम से विवाद हुआ, और कौन जीता कौन हारा इसमें ये पढ़ चुके हैं अपन। बताइए अनिल कुमार जी, कौन जीता इसमें? विजयनगर को लेकर ताजुद्दीन फिरोज शाह का देवराय प्रथम से विवाद हुआ था, लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, इसमें कौन जीता था? कृष्णदेवराय तो बोला ही नहीं मैंने, देवराय प्रथम बोल रहा हूं। हाँ मोहित जी, फिरोज शाह ये जीता था और देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह किया था, देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। तो ये विवाह में इतना अधिक पैसा खर्च किया था देवराय प्रथम ने कि इसे बोला जाता है ज्वेलर्स का विवाह। क्या? ज्वेलर्स का विवाह बोला जाता है, मतलब इतना अधिक धन दौलत इसके ऊपर खर्च किया गया उस समय। जैसे अभी एक विवाह हुआ ना, विवाह हुआ या क्या हुआ, प्री वेडिंग वगैरह, विवाह भी हो गया, मुझे नहीं पता। तो वो कितने समाचारों में, टीवी में इतना खर्च, कहाँ से गायिका आई थी, ये वो कितना ये था, पब्लिक ने खूब इंटरेस्ट लिया उसमें। तो ऐसे ये बड़ा विवाह हुआ था, उस समय का फेमस विवाह इसे कहते हैं। फिरोज शाह विद्वान व्यक्ति था, विभिन्न भाषाओं में बात करता था, विभिन्न भाषाओं में बात करता था। बैकुंठ सर बताइए कैसे, विभिन्न भाषाओं में कैसे बात कर लेता था ये? अरे मुझे हाँ आवाज कट कट के आ रही है। जो फिरोज शाह या बहमन शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह जो है वो अलग अलग भाषाओं में बात करता था, विद्वान था, अलग अलग भाषाओं में बात करता था। क्यों करता था आप बताओ जरा मिस्टर पंकज। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें करता था। मोहित जी आपने कुछ तर्क लगाया? नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लेते अपन, टाइम मेरे पास भी नहीं है। बहुविवाह किए थे इसने, बहुविवाह किए थे, बहुत सी पत्नियां थी और अलग अलग भाषा वाली थी। तो अलग अलग पत्नी से ये अलग अलग भाषा में बात करता था। यदि किसी ने कोई पीएससी का कोई चेयरमैन चुटकी लेना चाहे तो ऐसा क्वेश्चन सरल सा डाल सकता है ना। और पेपर देने के बाद जब गलत हो जाए तो खूब हंसेंगे अपने आप के ऊपर कि दादा इतना भी बेवकूफ हूं मैं कि इतना सरल क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ये अलग अलग पत्नियों से अलग अलग भाषाओं में बात करता था। खगोल शास्त्र में विशेष रुचि इसकी। खगोल शास्त्र में विशेष रुचि, विशेष रुचि थी इसकी। खगोल शास्त्र में विशेष रुचि थी। दौलताबाद में वेधशाला बनाई थी इसने, दौलताबाद में वेधशाला, वेधशाला बनवाई। दौलताबाद में वेधशाला बनवाई। दौलताबाद में वेधशाला बनवाई। फिरोजाबाद शहर, इसके बारे में तो पढ़ा होगा, ऑनलाइन वाले बताएंगे। प्राची मैडम आप बताएं जरा, ये फिरोजाबाद शहर कहाँ पे है, किसने बसाया था? हाँ ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। और अपन ने फिरोज तुगलक के बारे में भी तो पढ़ा है। 300 से अधिक नगर बसाए हैं। फिरोजाबाद, फिरोज शाह, फिरोजपुर,
हिसार, ये सब नगर किसने बनाए? फिरोज शाह जौनपुर, ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। तो फिर यहाँ कैसे? यहाँ फिरोज शाह, बहमन शाह क्यों? क्योंकि उसने जो फिरोज शाह तुगलक ने जो नगर बसाए हैं वो उत्तर भारत में बसाए हैं, पूरे पंजाब हरियाणा के आसपास। हिसार हरियाणा में, फिरोजाबाद फिरोजपुर ये सब दिल्ली पंजाब के आसपास वहां बसाए हैं। लेकिन हम कहाँ की बात कर रहे हैं? दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये समझने लायक क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना? भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक नगर बसाया। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर बसाया। अब यदि इतना सरल क्वेश्चन आ जाए, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर किसने बसाया, या दक्षिण भारत में फिरोजाबाद नगर किसने बसाया, तो दो नाम तो उसमें फिरोज शाह तुगलक और ताजुद्दीन फिरोज। तो कई लोग जैसे अनिल जैसे या पंकज जैसे बोलेंगे हमने ताजुद्दीन फिरोज का तो नाम नहीं सुना अभी तक। फिरोज शाह तुगलक का तो नाम सुना है कि उसने नहरें वगैरह बनाई थी ये वो, और फिरोजपुर है भी कहाँ पर? पंजाब में है, और दिल्ली के राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास है। तो फिरोज शाह तुगलक नहीं बनाया होगा, और गलत कर सकते हैं। जो जितना ज्यादा सोचते हैं ना उतना ज्यादा गलत करते हैं। ये अक्सर देखा है मैंने। सोच सोच के इतना सोचते हैं तब तक सोचते हैं जब तक कि उनका उत्तर गलत न हो। इतना सोचता है कुछ लोग, जबकि सोचने लायक कोई क्वेश्चन है ही नहीं। सोचना कब है? पढ़ते समय। तो उत्तर भारत में फिरोजपुर फिरोज शाह तुगलक, दक्षिण भारत में फिरोजपुर ताजुद्दीन फिरोज। क्लियर है एकदम? ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में वृद्ध होने पर वह देवराय प्रथम से पराजित होने पर अपने छोटे भाई अहमद शाह के पक्ष में गद्दी त्याग दी। अपन जब देवराय प्रथम को पढ़ रहे थे तब पढ़ा था कि पहली बार में तो पराजित हो गया था, लेकिन दूसरी बार में उसने क्या किया था? इसे पराजित कर दिया बदले की भावना से। ठीक। अब हम पढ़ेंगे अहमद शाह। इसके बाद का जो शासक है अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम 1422 से लेकर 1422 से 1436 तक, 1422 से लेकर 1436 ईस्वी तक शिहाबुद्दीन अहमद शाह राजधानी परिवर्तन इसने किया। अब दूसरी राजधानी मिल गई अपने को, राजधानी परिवर्तन। जैसे विजयनगर में एनुगोंडा, विजयनगर, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी अलग अलग राजधानियां पड़ी। ऐसे यहाँ पर अपन ने पहली पढ़ ली। कौन सी पहली राजधानी? गुलबर्गा। और इसके बाद में बीदर, दूसरी राजधानी बीदर। तो यहाँ लिखेंगे अपनी राजधानी बीदर को बनाया और नाम रखा मोहम्मदाबाद। बीदर और नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद। राजधानी का नाम रखा मोहम्मदाबाद। सुल्तान ने विजयनगर, मालवा एवं वारंगल के शासकों को पराजित किया। वह
बड़ी मात्रा में धन हर्जाने के रूप में वसूल किया, हर्जाने के रूप में वसूल किया। महत्वपूर्ण घटना इनके समय की एक और है। एक सूफी संत इनके दरबार में, क्या नाम है उनका, गेसुदराज। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सूफी संत गेसुदराज, इसके प्रभाव में बहुत अधिक थे। सूफी संत गेसुदराज के संपर्क में थे। इस कारण इस शासक को संत वली के नाम से जाना जाता है। सूफी संत गेसुदराज के संपर्क में थे, उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे, इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है, संत वली या वली के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चौदह सौ 36 में मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन शासक बना। अलाउद्दीन के बाद अलाउद्दीन हुमायूं, ये महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन हुमायूं, और इसका शासनकाल है 1458 से 61 तक। 1461 कितने वर्ष का शासनकाल, 3 वर्ष। इसलिए हम पढ़ नहीं रहे थे इसको भी, इससे पहले वाले को पढ़ा ही नहीं अपन ने, अलाउद्दीन अहमद को नहीं पढ़ा अपन ने, ठीक, क्योंकि शासन तो है इनका 36 से 58 तक, लगभग 20-22 साल तक शासन किया है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण घटना इसके साथ में नहीं। हुमायूं का अल्प शासन काल लेकिन बड़ी घटना। आदमी 2 तरह से फेमस होता है? एक तो अच्छे कर्मों से या फिर बुरे कामों से। हीरो के साथ विलन को भी दुनिया याद रखती है, लेकिन उसका नाम सुनते बराबर मुंह का जो नक्शा है वो बदल जाता है। अच्छे व्यक्ति का नाम लेते हैं तो फिर कुछ अलग तरीके के हमारे एक्सप्रेशन रहते हैं। तो ये अलाउद्दीन हुमायूं ये शासक बना, अलाउद्दीन हुमायूं। क्रूर शासक अपनी निष्ठुरता के कारण इसे जालिम शासक की संज्ञा दी गई। दक्षिण का औरंगजेब और क्या क्या नाम से इसे जाना जाता है। जालिम शासक, एक शब्द याद रखेंगे, जालिम शासक के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद निजाम शाह, ये 2 वर्ष का शासन इसका। निजाम शाह 1461 से 1463, 2 वर्ष का शासनकाल। इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे अपन, लेकिन इसके साथ में एक शासक है, उसे पढ़ना पड़ता है। शासक नहीं है, इसके अधीन कोई व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम वैसे ही है जैसे अपन ने मलिक सरवर को पढ़ा, मलिक अंबर को पढ़ा, और एक वो जो ईरानी व्यापारी, क्या नाम था उसका,
जिसने वो हीरो का व्यापारी था ना, हीरे वगैरह दिए थे शाहजहां को, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। मीर जुमला। मीर जुमला, मीर जुमला। तो ऐसे एक व्यक्ति का नाम हमें याद रखना पड़ता है, वो है महमूद गवा। तो इसके समय में एक व्यक्ति इसके समानांतर चल रहा था और उसका नाम है महमूद गवा। इसके समय में इतना फेमस नहीं हुआ, इसके बाद में होगा, लेकिन शुरुआत यही से हुई है। इसके शासनकाल में, अभी क्वेश्चन बन गया था ना ऐसे, इसलिए इसे पढ़ना पड़ता है। इसके शासनकाल में लिखेंगे, इसके शासनकाल में राजमाता मखदूमा जहां ने ख्वाजा महमूद गवा के सहयोग से शासन किया। इन्हीं के शासनकाल में गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के सहयोग से बीदर की रक्षा की थी। देखो, महमूद गवा अलग है, महमूद बेगड़ा अलग है, इसको लिखवाना नहीं था। गुजरात जब पढ़ते तब आता ये सब, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कहीं किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो, तो इसलिए दोनों नाम एक जगह आ गए हमारे पास में, महमूद गवा भी, महमूद बेगड़ा भी। तो महमूद गवा सेनापति था किसका? निजाम शाह का, बहमनी शासक निजाम शाह। और महमूद बेगड़ा की बात करें तो ये गुजरात का शासक। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण शासक है, लंबा शासनकाल जिसको पढ़ेंगे, वो है महमूद शाह तृतीय। और इसका शासनकाल 1463 से लेकर 1482 तक। 1482, थोड़ा सा लंबा शासनकाल, 1463 से 1482। लिखेंगे महमूद तृतीय अल्पवयस्क था, इसलिए एक ईरानी व्यापारी ख्वाजा महमूद गवा के संरक्षण में इसने कार्य प्रारंभ किया। दोनों बातें हो गई। कौन था महमूद गवा? ईरानी व्यापारी था। चूंकि उसके पिताजी जो थे, किसके? महमूद तृतीय के, तो उसके समय में भी था, और राजमाता जो है इससे सहयोग लेती थी। तो जब ये शासक बना तो अपना प्रधानमंत्री महमूद गवा को उसने नियुक्त किया और उसके संरक्षण में ये शासन करने लगे। और मूल रूप से वो ईरानी व्यापारी था, व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए। महमूद गवा ने अपनी योग्यता के बल पर बहमनी सुल्तानों की कृपा प्राप्त कर ली
एवं उसे मलिक ए तुज्जार, मलिक ए तुज्जार, मलिक ए तुज्जार की उपाधि प्रदान की गई। मलिक ए तुज्जार की उपाधि प्रदान की गई। अब होगा क्या? अब जैसे बराबर वालों में एक को कुछ बड़ा पद दे दो और दूसरे लोगों से बात करना बंद कर दो। अब प्रिया बोलेगी सर क्या होगा, और मैं बोलूंगा कि नहीं कविता से पूछ लो। अब ये बोलेंगे सर टेस्ट कब होगा, अरे मेरे से क्या पूछ लो, कविता से पूछ लो। फिर किसी ने पूछा कि सर कल छुट्टी रहेगी, अरे भाई मेरे से क्यों पूछ रहे हो, तुम किससे पूछो, कविता से पूछो। तो बाकी लोगों को क्या होगा, कविता से थोड़ी सी ईर्ष्या होने लग जाएगी कि हम सब बराबरी के हैं और भाव किसको मिल रहा है, किसी एक को। तो ऐसे महमूद गवा के साथ में हुआ। उसने काम तो बड़ा अच्छा किया था, योग्य सेनापति था, सब कुछ था, चारों तरफ जो है वो बहमनी साम्राज्य की कीर्ति स्थापित हो रही थी। कई प्रांतों को उन्होंने जीत लिया था। लेकिन स्थिति क्या बन गई, अब जलन की भावना उनके बीच में आ गई। महमूद गवा का वहां पर विरोध होना शुरू हो गया। लिखेंगे बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार महमूद गवा के समय में हुआ। महमूद गवा के समय में हुआ। महमूद गवा ने विजयनगर से गोवा और दाभोल का क्षेत्र छीन लिया। गोवा और दाभोल का क्षेत्र छीन लिया। दाभोल का क्षेत्र छीन लिया। बीदर में एक मदरसे का निर्माण करवाया। मदरसे का निर्माण करवाया। चूंकि महमूद गवा एक विदेशी था, थोड़ी सी स्टोरी लिख लेंगे यहाँ पर। विदेशी था, इस कारण बहमनी साम्राज्य में दक्कनी मतलब स्थानीय वहां के, वही के निवासी, दक्कनी और विदेशी अमीरों के बीच संघर्ष चलता रहा। संघर्ष चलता रहा। विदेशी अमीरों को अकाफी ये शब्द पूछ लिया जा सकता है। अकाफी या गरीब अमीर कहा जाता था। बहमनी शासक को महमूद गवा के विरुद्ध
इतना अधिक उकसाया गया कि इतना अधिक उकसाया गया कि 1482 में महमूद गवा की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। इतिहासकार मेडोज टेलर ने इतिहासकार मेडोज टेलर ने महमूद गवा की मृत्यु पर लिखा कि बहमनी राज्य की, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है इसे, बहमनी राज्य की सारी संपन्नता तथा शक्ति विदा हो गई। मतलब जो नाम उसने कमाया था, जिस तरीके से वो फेमस हो गया था, तो जैसे महमूद गवा खत्म हुआ, अब बहमनी साम्राज्य के बारे में ऐसा लगा कि अब इसमें कोई दम ही नहीं है, अब इसे कोई भी पराजित कर सकता है। सुल्तान मोहम्मद तृतीय को अपनी गलती का एहसास होने पर पश्चाताप हुआ और और 1482 में ही उसकी मृत्यु भी हो गई। जो महमूद तृतीय है, इसके समय में एक रूसी यात्री निकितीन आया था। रूसी यात्री निकितीन 1470 से 1474 तक। रूसी यात्री निकितीन, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो गया? किसको पढ़ा अपन ने? मोहम्मद तृतीय अल्पवयस्क था, इसलिए महमूद गवा इसका प्रधानमंत्री और सेनापति था। चूंकि विदेशी अमीर था, तो इसलिए दक्कनी जो अमीर थे इसका विरोध करते थे। चूंकि ये योग्य था और योग्यता के आधार पर उसने बहुत अधिक विजय अभियान, यहाँ तक कि विजयनगर से गोवा और दाभोल जैसे क्षेत्र भी छीन लिए थे। गुजरात से क्षेत्र छीने और चारों तरफ इसकी तारीफ हो रही थी। लेकिन दक्कनी जो सूबेदार थे, उन्होंने महमूद जो शासक है उसको उसके कान भरना शुरू कर दिया। इतना अधिक भड़काया कि जो तृतीय है, महमूद तृतीय है, इसने महमूद गवा की 1482 में हत्या करवा दी। और फिर जब उसे सच्चाई पता चली तो बड़ा पश्चाताप हुआ और मार्च 1482 में सुल्तान की भी मृत्यु हो गई। इसके समय की एक और घटना पड़ी कि रूसी यात्री निकितीन 1470 में इनके दरबार में आया और 1474 तक यहाँ पर रहा था। इसके बाद में एक हुमायूं पढ़ा था अपन ने। हुमायूं के बारे में एक और बात लिखना था आपको। हुमायूं को अपन ने क्या लिखा है? जालिम शासक। इसे दक्कन का नीरो भी कहते हैं, है ना? ये एक शब्द, दक्कन का नीरो। दक्कन का नीरो हुमायूं को कहते हैं। और अपन ने कश्मीर के शासक जब पढ़े होंगे तब पढ़ा होगा कश्मीर का नीरो किसे कहते हैं, तो श्रीहर्ष को। कश्मीर का नीरो किसे? श्रीहर्ष को। और दक्कन का नीरो किसे कहते हैं? हुमायूं को। दक्कन का नीरो हुमायूं को कहते हैं, दक्कन का नीरो। अब हम बात करेंगे महमूद शाह। 1482 से 1514।
18, 1482 से 1518। अब जैसे अपन ने देखा कि शिवाजी के बाद में संभाजी, और संभाजी के समय से ही सत्ता किसको देने लग गए थे? अपने प्रधानमंत्री को। जैसे उसके समय कवि कलश। फिर अपन राजा राम और उत्तराधिकारियों की बात करेंगे तो फिर पेशवा पद प्रधान होते चला जाएगा। बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, ये पेशवा। अब छत्रपति छोटा पद हो जाएगा और पेशवा बड़ा हो जाएगा। अब हम पेशवा को जानेंगे, छत्रपति को नहीं। तो वैसे यहां पर भी हुआ, ये हुमायूं के समय से। हुमायूं के समय में महमूद गवा आ गया था, ठीक है, और उसके बाद से धीरे धीरे महमूद गवा का पद बढ़ते चला गया। फिर उसकी हत्या हो गई। दूसरा कोई शासक बनेगा तो उस समय अब दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनेगा, और वो बोलेगा कि पहले वाला प्रधानमंत्री तो ऐसे ऐसे काम करता था, तो मैं भी वैसे ही काम करूंगा। तो यहां पर क्या हुआ? महमूद शाह के शासनकाल 1482 से 1518। महमूद शाह के शासनकाल में वास्तविक शक्ति उसके प्रधानमंत्री कासिम बरीद व उसके पुत्र अमीर उल बरीद के हाथों में आ गई। कासिम बरीद व अमीर उल बरीद के हाथ में आ गई। अमीर उल बरीद का एक और नाम था दक्कन की लोमड़ी। क्या बोलते थे इसे? दक्कन की लोमड़ी। अंतिम शासक बहमनी साम्राज्य का, उसको भी पढ़ेंगे, कलीमुल्ला। अंतिम शासक बाबर के सहयोग से शासन करना चाहा, लेकिन असफल रहा। 1527 में अमीर उल बरीद ने कलीमुल्ला को बीदर से खदेड़कर बरीद शाही वंश की स्थापना की। बरीद शाही वंश की स्थापना की और धीरे धीरे करके बहमनी साम्राज्य बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा बीदर में विभाजित हो गया। तो अलाउद्दीन बहमन शाह से लेकर कलीमुल्ला तक टोटल कितने शासकों ने राज्य किया? 18 शासकों ने बहमनी साम्राज्य के अधीन शासन किया। देखते हैं तो 1400 ईस्वी से ही कई प्रांत स्वतंत्र होना शुरू हो गए थे, और ये धीरे धीरे सिकुड़कर सिर्फ बीदर तक रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ? इसे बीदर से भी खदेड़ दिया
और बहमनी साम्राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो अंतिम जो स्वतंत्र शासन हुआ है वो है बीदर। इससे पहले तो बहुत कुछ हो गए, लेकिन अंतिम 1527 में कौन? बीदर। तो ये 5 भागों में विभक्त हो गया, तो वो 5 भाग हमें पढ़ना पड़ेगा। कब स्वतंत्र हुए, कौन सा राज्य हुआ, किस वंश का संस्थापक और कब। इसके बाद राज्य, वंश, वंश संस्थापक, संस्थापक और इसका अंत। ये पूरा का पूरा हम एक साथ पढ़ लेते हैं। क्रमांक तो कितने पढ़ना है अपने को? 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले यदि कोई स्वतंत्र हुआ है 1484, इसके बाद 1489, फिर 1489 में एक शासक, एक, फिर 1512 और लास्ट में है 1527, जिसकी अभी हाल ही में अपन ने चर्चा की। तो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ बरार। सबसे पहले स्वतंत्र बरार, अहमदनगर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। गोलकुंडा और बीदर, ठीक। तो इतना ही याद रखें। 1484 में बरार, 1489 में 2 अहमदनगर और बीजापुर, 1512 में गोलकुंडा, 1527 में बीदर, ये प्रांत स्वतंत्र हुए। अब कौन सा वंश? तो है इमाद शाही। ये सही जोड़ी बनाने में बहुत बार पूछा गया, इमाद शाही। बरार में कौन सा वंश? इमाद शाही। अहमदनगर, निजाम शाही। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हैदराबाद के निजाम कितनी बार पढ़ते हैं? तो निजाम शाही। जब जैसे ही हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, तब इन्हें अब हमें बार बार पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है। तो ये अहमदनगर में निजाम शाही। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, तो आदिल शाही, आदिल शाही। बीजापुर में आदिल शाही। गोलकुंडा में कुतुब शाही, कुतुब शाही, कुतुब शाही वंश। और बीदर में बरीद शाही, बीदर में बरीद शाही, बरीद शाही, ये वंश। तो बरार में इमाद शाही, अहमदनगर, निजाम शाही, बीजापुर आदिल शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही और बीदर में बरीद शाही। अब संस्थापक कौन था? तो फातुल्ला इमाद शाह। किसका? बरार का फातुल्ला इमाद शाह। फातुल्ला इमाद शाह, फातुल्ला इमाद शाह। और इसका अंत किसने किया? तो 1574 में इसे अहमदनगर में मिला दिया गया, में अहमदनगर में मिला दिया। तो फातुल्ला इमाद शाह। बरार में फातुल्ला इमाद शाह द्वारा 1484 में बरीद इमाद शाही वंश की स्थापना। फिर निजाम शाही वंश की स्थापना की मलिक अहमद, मलिक अहमद, और इसी ने अपने नाम पर अहमदनगर ये नाम रखा। तो मलिक अहमद, और इसे मिला दिया 1433 ईस्वी में शाहजहां ने। 1433 नहीं, 1600 ईस्वी में शाहजहां, 1633 ईस्वी में शाहजहां ने इसे मुगल इसमें मिला लिया। अब बीजापुर की बात करें तो बीजापुर की स्थापना की यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह।
और इसे मुगल साम्राज्य में मिला है औरंगजेब ने 1686 मुगल बादशाह औरंगजेब। तो मुगल बादशाह औरंगजेब। अब हम बात करेंगे गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह, और इसे 1687 औरंगजेब द्वारा, 1687 औरंगजेब औरंगजेब 1687 औरंगजेब। इसके बाद में अमीर उल बरीद, अभी पढ़ा अपन ने, अमीर अल बरीद, और इसने बरीद शाही वंश की स्थापना की। अमीर अल बरीद का दूसरा नाम क्या बताया? दक्कन की लोमड़ी, इसे दक्कन की लोमड़ी भी कहते हैं। और 1618 ईस्वी में इसे बीजापुर में मिला दिया था। 1618 में बीजापुर में मिला दिया था। तो इस तरीके से ये सूची बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और इस तरीके से बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। 1347 से लेकर 1527 तक लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। फोन आ रहा है यार बार बार इस पे, पापा जी का। आपका मोबाइल, बस 2 मिनट। तो बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। क्लियर है एकदम? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गोल गुंबद किसका मकबरा है? ये बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह का। कहां पर है? कर्नाटक में। इसी प्रकार गोलकुंडा के शासक मोहम्मद कुली ने हैदराबाद नगर की स्थापना की। तथा 4 मीनार का निर्माण करवाया। इसे दक्कनी उर्दू अर्थात आधुनिक उर्दू का आविष्कारक माना जाता है, जनक माना जाता है। दक्षिणी उर्दू अथवा आधुनिक उर्दू का आविष्कारक माना जाता है। लास्ट लाइन लिखेंगे। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु या अबला बाबा कहा जाता है। अबला बाबा कहा जाता है।
इसने नौरसपुर नामक नगर बसाया। नौरसपुर नामक नगर बसाया व किताब ए नौरस की रचना की। किताब ए नौरस की रचना की। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।